नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12th का टॉपिक ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र है क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूँ विद्युत क्षेत्र। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले विद्युत आवेश क्या चीज़ दे रखी है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की सेपरेट परिभाषा किसी ने दी नहीं है। केवल अलग अलग वैज्ञानिकों की सोच के अनुसार थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने परिभाषा दी कि विद्युत वह शक्ति है जिसके कारण वस्तु में हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण करने की शक्ति हो, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। यह थॉमस ब्राउन के अनुसार उसकी परिभाषा है। अब विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश परिभाषा तो थॉमस ब्राउन ने दी, सेपरेट कोई परिभाषा नहीं है। किसी वस्तु के ऊपर चार्ज आना उसको बोलते हैं वैसे आवेश। वैसे आवेश की परिभाषा सूत्र के अनुसार बता रखी है। सूत्र के अनुसार Q = I/T। Q तुम्हारे पास में आवेश है, I धारा है, T समय है। जब किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित धारा को आवेश, प्रवाहित धारा को आवेश कहते हैं। यह तो इसकी परिभाषा सूत्र के अनुसार। आवेश का मात्रक होता है वैसे एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, और एक होता है प्रायोगिक मात्रक। तो सबसे पहले एसआई पद्धति में मात्रक, इसको कूलाम है, जिसको सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस पद्धति में स्टेकुलाम कहते हैं, स्टेकुलाम। और प्रायोगिक मात्रक है एम्पियर इंटू घंटा। ये इसके 3 मात्रक बता रखे हैं। आज सूत्र के अनुसार आवेश को दे रखा है Q = I/T। जब किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित धारा को आवेश कहते हैं। एसआई पद्धति में कूलाम से दिखाते हैं इसको, सीजीएस पद्धति में स्टेकुलाम कहते हैं, और प्रायोगिक मात्रक इसका दे रखा है एम्पियर इंटू घंटा। ये तो है आवेश का। ये तो आवेश के बाद में अपन है कि आवेश के गुण क्या दे रखा है। आगे वाला टॉपिक दे रखा है आवेश के गुण। पहला गुण है आवेश एक अदिश राशि होती है जिसको Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पहला गुण। दूसरा गुण दे रखा है आवेश यदि निकाय पर एक से अधिक आवेश दे रखा है तो इनका बीजगणितीय योग किया जाता है, बीजगणितीय योग किया जाता है। तीसरा गुण दे रखा है आवेश क्वांटीकृत नियम की पालना करता है। चौथा गुण दे रखा है यदि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला गुण दे रखा है आवेश एक अदिश राशि होती है जिसको Q द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। दूसरा गुण दे रखा है, यदि निकाय, निकाय बोलो, वस्तु बोलो, तंत्र बोलो, एक ही चीज है, यदि निकाय पर एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो इनका बीजगणितीय योग किया जाता है। तीसरा है गुण आवेश क्वांटीकृत नियम की पालना करता है। चौथा गुण दे रखा है, आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। यह तो दे रखा है आवेश के गुण, जो अपन ने बता दिए कि आवेश एक अदिश राशि होती है जिसको Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि निकाय पर एक से अधिक आवेश उपस्थित है तो इनका बीजगणितीय योग किया जाता है। आवेश क्वांटीकृत नियम की पालना करता है। क्वांटीकृत क्या है, उसकी परिभाषा के अनुसार अपन सूत्र के अनुसार बताएंगे आगे। आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ये तो दे रखा है आवेश के बारे में। अब है आगे वाला टॉपिक, आवेश दे रखा है। आवेश का विभाजन है फ्रैंकलिन बेंजामिन वैज्ञानिक के अनुसार दो प्रकार के बता रखे हैं। आवेशों का विभाजन दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार एक तो प्लस आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा दे रखा है ऋणात्मक आवेश। ये आवेशों का केवल विभाजन बता रखा है इस वैज्ञानिक ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस आवेश और क्या हो, माइनस आवेश। इसको आवेश का एक दूसरा इसने खोज का मतलब इसका विभाजन करा था, तो इसका एक सीजीएस मात्रक, वो सीजीएस मात्रक स्टेक कुलाम तो होता है, इसके साथ साथ में सीजीएस पद्धति में ये भी एक इसका मात्रक होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी इसका आवेश का मात्रक ही होता है, क्योंकि इसका विभाजन करा था प्लस आवेश और माइनस आवेश। ये तो आवेश हो गया। अब आगे वाला टॉपिक ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो आगे वाला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ये क्या चीज दे रखा है? विद्युत क्षेत्र ये वो चीज है कि एक स्थिर आवेश है, ये स्थिर आवेश दे दिया अपन ने। स्थिर आवेश के चारों ओर एक विद्युत बल का अनुभव कर रहे हैं, इसके चारों ओर ये है, इसके यानी विद्युत बल का अनुभव हो रहा है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। एक इसकी परिभाषा होगी तुम्हारे पास में, विद्युत क्षेत्र एक स्थिर आवेश के चारों ओर एक विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। दिशा होगी इसमें जो सदिश राशि बता रखी है। अब दिशा होती किस प्रकार की है वो बता रखा है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बता रखी है। चित्र के अनुसार एक स्थिर आवेश है, उसके चारों ओर एक विद्युत बल का अनुभव होता है,
उससे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। वो परिभाषा मैंने बताई दी। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा किधर होगी, वो एक बता रखी है, दिशा होती है विद्युत से। इस आवेश को स्रोत आवेश भी बोलते हैं। जो ये आवेश दे रखा है उसको स्रोत आवेश भी कहते हैं। ये स्रोत आवेश है, जो मूल आवेश दे रखा है उसको। इसकी जो दिशा बता रखी है कि स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश का एक होगा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी, वो दिशा प्रदर्शित कर रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा। स्रोत आवेश का परीक्षण आवेश जिस दिशा में कार्यरत है उसको उसी के अनुसार उसकी दिशा प्रदर्शित की जाएगी। अब आ रखा है कि परीक्षण आवेश क्या दे रखा है। परीक्षण आवेश है किसी की परीक्षा लेना, वो बता रखा है स्रोत आवेश का प्रभाव जहां तक हो, स्रोत आवेश का प्रभाव जहां तक हो उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। यह परीक्षण आवेश की परिभाषा है। स्रोत आवेश का प्रभाव जहां तक हो उसको बोल दिया परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश की परीक्षा लेना उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश की परीक्षा लेना उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। यह हो गया तुम्हारे पास परीक्षण आवेश। ये विद्युत क्षेत्र बता दी, परिभाषा बता दी, सदिश राशि होती है। और परीक्षण आवेश क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया कि स्रोत आवेश की परीक्षा लेना है, उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। अब आगे वाला इस पे टॉपिक दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या चीज दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है और एक सदिश राशि होती है जिसके ऊपर दिशा को प्रदर्शित कर दिया। इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा तुम्हारे पास में F/Q। ये दे रखा है परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। पहले अपन है हर से प्रारंभ करेंगे, हर से प्रारंभ होने के बाद हम अंश में आएंगे, अंश के बाद में ये होगी इसकी परिभाषा। जब किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह तो इसकी पहली परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा अपन वो भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल और आवेश, इसको विद्युत बल और आवेश के अनुपात को भी कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी दो परिभाषा होगी तुम्हारे पास में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो हो गया E बराबर F/Q। F है तुम्हारे पास विद्युत बल और आवेश दे रखा है, Q आवेश है। पहली परिभाषा दे रखा है विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल,
बल होगा जो विद्युत होगा भाई, क्योंकि आवेश दे रखा है तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र ही होगा, तो विद्युत बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी परिभाषा, इनके दोनों के अनुपात को भी अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका मात्रक क्या है वो अपन मात्रक बताएंगे और इसकी विमा बताएंगे क्या दे रखी है। मात्रक, बल दे रखा है और बल का मात्रक अपन को पता है न्यूटन, और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम से भी दिखाते हैं, कूलाम से जो एसआई पद्धति में दे रखा है ये। और अपन जानते हैं इसके सूत्र के अनुसार Q = I और T, जिसको मैंने प्रायोगिक मात्रक बताया था पहले, जो आवेश दे रखा है इसको कूलाम और से I दे रखा है, I को एम्पियर भी बता सकते हैं, एम्पियर इंटू समय दे रखा है जो घंटा से भी दिखा सकते हैं, या सेकंड, एम्पियर इंटू क्या होगा सेकंड या घंटा, तो इसको सेकंड से दिखा देता हूं मैं, सेकंड से। तो इसका मात्रक हो गया तुम्हारे पास में। दूसरा मात्रक लिखोगे तो न्यूटन बटेवे एम्पियर इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक। दोनों बोल सकते हो, न्यूटन बटेवे कूलाम भी बोल सकते हो, दूसरा इसको न्यूटन बटेवे एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हो। अब इसकी विमा लिखेंगे अपन, विमा, विमा लिखोगे तो न्यूटन की विमा जानते हैं अपन, M1 L1 T⁻⁻², एम्पियर को S से दिखा देते हैं और सेकेंड को T से दिखा देते हैं, ये T। अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा M1 L1 T⁻⁻³ एम्पियर -1, ये इसकी विमा हो गई। मात्रक और विमा एग्जाम में लगभग विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा पूछी जाती है, क्या होगी। जो कूलाम को वैसे C से भी दिखा सकते हैं, परंतु C से नहीं दिखाकर अपन को पता प्रायोगिक मात्रक के अनुसार उसको बदल दिया, तो एम्पियर इंटू क्या हो गया सेकेंड। न्यूटन दे रखा है, न्यूटन की विमा मैंने लिख दी, और एम्पियर और ए सेकेंड दे रखी, एम्पियर को ए से दिखाते हैं क्योंकि धारा की खोज करी थी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, तो इसको धारा को किसमें एम्पियर ने खोज करी थी, तो इसका मात्रक एम्पियर ही रख दिया, और समय दे रखा जिसको सेकंड से प्रदर्शित कर दिया, तो ए और टी ऊपर ले गया मैं, हर को अंश में ले गया तो पावर माइनस में हो गई। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो ये M1 L1 T⁻³ और A⁻−1 हो। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये टॉपिक होने के बाद में इसी पर टॉपिक पर दे रखा है, आगे टॉपिक दे रखा है, जहां से ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब एक कूलाम नियम क्या दे रखा है, उसके आधार पर उसकी डेरिवेशन दे रखी है, और अब आगे वाला टॉपिक ले रहे हैं कूलाम नियम। कूलाम नियम क्या दे रखा है, यहीं से टॉपिक, पहले थ्योरेटिकल पार्ट थी, कुछ परिभाषा थी, अब आगे टॉपिक दे रखा है कूलाम नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बारे में बताया कि इस दो आवेश दे रखा है, एक आवेश Q1 दे रखा है, दूसरा आवेश तुम्हारे पास में Q2 दे रखा है। आवेश प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, दोनों दे रखा है। ये बिंदु आवेश दे रखा है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी तुम्हारे पास में R बता दी, R। अब इनके मध्य जो बल लग रहा है वो किस प्रकार का होगा वो बता रखा है कि जो बल का मान है, वैसे बल है वो अन्योन क्रिया के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कौन सा आवेश अधिक है, कौन सा कम है। मैंने दोनों को Q1 और Q2 बता दिया, दोनों प्लस बता दिया। आवेश मैंने दो प्रकार के बताए, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यदि प्लस आवेश दे रखा है तो दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, और ये प्लस और माइनस विपरीत प्रकार के आवेश दे रखा है जिसको विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। यदि आवेश समान है प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण होगा, और प्लस और माइनस दे रखा है तो तुम्हारे पास में आकर्षण बल लगेगा। तो मैं इनकी दोनों की बल नहीं बता रहा हूं, कौन सा बल किधर लगेगा। दो आवेश दे रखा है बिंदु आवेशों के रूप में, और दोनों आवेश स्थिर है भाई, गति नहीं कर रहे हैं। यदि आवेश गति करने लग जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो एग्जाम में आया हुआ, यदि आवेश गतिमान है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो अपन है कि जब आवेश गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और तुम्हारे पास में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अपन ने आवेश यहाँ इस चैप्टर में केवल स्थिर बता रखा है,
तो ये बता रखा है 2 बिंदु आवेश है, वो दोनों ही आवेश स्थिर है और आवेशों के मध्य दूरी बता रखी है r है। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल का मान है F बराबर Q1 और Q2 और दोनों मध्य 1/r² दूरी के वर्ग के, इन दोनों को मिला के लिखूंगा मैं तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² होगा। जब इसका समानुपाती यहाँ से परिभाषा बनानी है अपने को, भाई इसकी परिभाषा क्या होगी, तो कह रखा है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, 2 स्थिर, ये बिंदु रूप में दे रखा है मैंने, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, उसे क्या बोलते हैं, कूलाम नियम कहते हैं। परंतु यहां मैंने उसको भी परिभाषा से पहले यहां समानुपाती चिन्ह हटा रहा हूं, तो समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो एक नया स्थिरांक आएगा, उसको मैंने k से दिखा दिया, तो Q1 Q2 बटे क्या हो गया r², और k है तुम्हारे स्थिरांक या नियतांक, एक ही चीज है, स्थिरांक, जिसको कूलाम स्थिरांक भी बोलते हैं, कूलाम स्थिरांक। ये k का मान k है, क्योंकि समानुपाती चिन्ह को हटाओगे एक नियत राशि आएगी, उस नियत राशि को मैंने k से दिखा दिया। k एक स्थिरांक है जो कूलाम स्थिरांक भी बोल सकते हो, और जो k का मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन भी होगा, और आंकड़ों के रूप में देंगे अपन तो 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक देखो, k का मात्रक निकालेंगे कैसे, वो थोड़ा सा मैंने अभी यहीं छोड़ रहा हूं इसको मैं। अब यहां से पहले इसकी परिभाषा दे रहे हैं कूलाम नियम की। कूलाम नियम कहते हैं किसे, कि दो स्थिर बिंदु रूप में दिया मैंने आवेश को, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण भी बोलोगे और प्रतिकर्षण भी बोलोगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, कोमा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके कौन, आवेश Q1 और Q2, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, उसे कूलाम नियम कहते हैं। यह है कूलाम नियम किसे कहते हैं, जो कूलाम नियम की मैंने परिभाषा बता दी कि इन अपन को कोई भी सूत्र हो या परिभाषा उसको रटनी नहीं है, केवल अपन को चित्र को समझना है और चित्र के अनुसार इसकी परिभाषा देनी है कि 2 स्थिर आवेश दे रखा है, तो अपन को बता दिया ये स्थिर आवेश गुणनफल है, समानुपाती है और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और अपन को दोनों को मिला के लिखोगे तो ये सूत्र बन गया। इस सूत्र के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है, इस सूत्र के अनुसार जो समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा मैं तो k लगा दिया, और k को मैंने अलग से प्रदर्शित बता दिया, भाई k एक स्थिरांक है जो कूलाम स्थिरांक भी बोल सकते हो, और k का मान ये होगा तुम्हारे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका टोटल जो मान है 9 × 10⁹। अब इसमें यहाँ दे रखा है कि k का मात्रक क्या है। अब k का मात्रक मैं अलग से निकाल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तुम भूल भी जाओ तो सूत्र के अनुसार अपन निकाल सकते हैं। तो ये k का जो मान है, तो k का है तो मैंने इसको वज्र गुणा कर रहा हूं, तो Fr² बटे Q1 और क्या हो गया Q2। अब यहाँ पे इसका मात्रक लिखोगे तुम तो बल दे रखा है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी दे रखा है मीटर², और आवेश दे रखा है, आवेश का मात्रक कूलाम, और फिर दूसरा दे रखा आवेश का भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं k का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर² बटे कूलाम को भी अपन लिख सकते हैं एम्पियर और सेकंड, तो 80 का मैं स्क्वायर भी कर सकता हूं भाई, इसको मैं c को ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रायोगिक मात्रक बताया था
कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक है जो एम्पेयर इंटू घंटा, एम्पेयर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो, तो एम्पेयर और टी लिख दिया मैं, सी को और स्क्वायर है जैसा का जैसा लिख दिया। तो के का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए एटी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए सी स्क्वायर, और सी को मैं चेंज करके लिखूंगा तो एम्पेयर इंटू टी क्या क्या हो गया स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। ये के का मान हो गया। अब यहाँ से पूछा जाता है ये चीज क्या है, अपसाइलन क्या चीज दे रखा है, ये अपसाइलन है भाई। अपसाइलन क्या दे रखा है, अब यहां अपसाइलन है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी इसकी परिभाषा आगे देंगे अपन इसी चैप्टर में, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये निर्वात की विद्युतशीलता है, तब इसका मान कितना होगा भाई। अब इसका मान है, मैं इसको वज्र गुणा के दौरान अपसाइलन को इधर ले आऊं, के को इधर भेज दूं, तो 1/4 पाई और के नहीं होगा क्या, और ये 1/4 पाई और के। अब इसका सबका मान जानते हैं अपन कि के का 4 तो है ये, पाई का मान 3.14 या 22/7 और के का मान 9 × 10⁹ ये मैं मान रखूंगा तो इसका मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12। ये तो हो गया इसका मान। अब इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि अपसाइलन को मैं इधर लेके आया, के को मैं इधर भेजा, तो के का मात्रक मैं हर के अंदर लिखूंगा। ये जो मात्रक है हर के अंदर लिखूंगा तो हर में क्या आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए क्या हो गया कुलाम का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर, सी सौते ही ऊपर नहीं जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा कुलाम का स्क्वायर बटे हुए न्यूटन इंटू क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, क्योंकि के कहाँ गया हर के अंदर आ गया, हर में ये मात्रक लिखूंगा मैं हर कई जगह, तो सौते ही राशि क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सौते ही कहाँ जाएगा ऊपर। तो ये हो गया तुम्हारे इसका अपसाइलन का क्या होगा मात्रक और इसका मान हो गया। अब ये तो इसका सूत्र हो गया कुलाम का, तुम्हारे पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए 80 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर तुम्हारे पास विमा पूछी जाती है। अब विमा क्या है, के की विमा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, चैप्टर के अंदर दिया हुआ अपन को पूरा ही ज्ञात करना होगा। अब के का होगा तुम्हारे पास में मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे है 80, सी को मैंने 80 लिख लिया भाई, तो 80 का स्क्वायर हो गया। तो के का विमा होगी तुम्हारे पास में न्यूटन, न्यूटन की विमा होगी m1 L1 T⁻⁻2, और ये दूरी मीटर स्क्वायर जिसको L स्क्वायर से दिखा दिया, एम्पियर है ये तुम्हारे पास में, टी सेकेंड दे रखा है तो टी का क्या कर दिया स्क्वायर। ये मैंने ये टी ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -2, -2 और -2 तो टी की पावर -4 और ए की पावर माइनस के क्या होगी 2। ये इसकी विमा होगी के की। पहले न्यूटन की विमा लिख दी, मीटर स्क्वायर दूरी पे दे रखा है जिसको एल से दिखा दिया, और ये है जैसे का जैसे एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इस टी पहले तो ये दोनों जुड़ गई, एल ये जुड़ गया और एल ये जुड़ गया, और टी ऊपर गया तो टी की पावर -2 हो गई, और आधार समान होने पर घातें जुड़ गई तो टी की पावर क्या होगी -4। ये होगी के की विमा। ये हो गया तुम्हारा कुलाम नियम। कुलाम नियम क्या चीज दे रखा है, कुलाम नियम बता दिया मैंने। कुलाम नियम के बाद में के का मात्रक बता दिया, के का मात्रक बता दिया, के का मान बता दिया। अपसाइलन क्या चीज बता रखी है, अपसाइलन में मैंने बता दिया तुम्हारे पास में, अपसाइलन है निर्वात की विद्युतशीलता। और अपसाइलन की जब मान निकालने के बाद में इसका मात्रक भी निकालेंगे, तो अपन के का जब मान पता है, के का मान पता है तो अपसाइलन का मान भी अपन ने निकाल लिया यहां से। अब आगे दे रखा है, ये तो होगी तुम्हारे पास कुलाम नियम के अनुसार। अब आगे देखो, अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास में, वो कुलाम नियम मैंने पूरी परिभाषा बता दी, इसके सूत्र बता दिया, मात्रक बता दी, और के का मान भी बता दी, और इसकी विमा भी बता दी। अपसाइलन की होगी तो पलट जाएगी विमा। अब आगे दे रखा है, आगे वाला टॉपिक दे रखा है। अब डेरिवेशन के अनुसार ले रहे हैं अपन कुलाम के नियम का सदिश निरूपण।
कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या। आप सदिश आ गई तो उसके साथ साथ में क्या होगी, दिशा भी होगी बल की, बल किधर कार्य कर रहा है वो। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है, मैं उसको ये दे रखा है निर्देश तंत्र के रूप में बता रहा हूं कि ये द्विविमीय निर्देश तंत्र, त्रिविमीय वैसे मैंने बता रखा है आवेश है, निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर कर ही नहीं रहा है, परंतु सुविधा के अनुसार मैं बता रहा हूं इसको कि यह दे दिया मैंने एक्स और वाई निर्देश तंत्र, जिसको द्विविमीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ये इसका मूल बिंदु दे दिया मैंने ओ। निर्देश तंत्र के अंदर दो आवेश दे दिया मैंने, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, ये दो आवेश दे दिए। और इस मूल बिंदु से इनका स्थिति सदिश दे दिया मैंने R1 सदिश, और इस दूसरा आवेश का मैंने स्थिति सदिश दे दिया R2 सदिश, ये दे दिया दोनों सदिश। अब ये दोनों आवेश दे रखा है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या होगी। अब ये बीच की दूरी लोगे तो इसके बीच की दूरी दो के रूप में दिखाओगे। परिवर्तन बता दिया डेल्टा R12 भी बता सकते हो और डेल्टा R21 भी बता सकते हो। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने बता दी डेल्टा R12, क्योंकि R1 और R2 है, ये अपन को पता है कि R1 और R2 में ज्यादा कौन सा है, कोई सा भी हो सकता है, Q1 और Q2। तो मैंने इस डेल का मतलब बता दिया परिवर्तन दोनों दूरियों में। तो डेल R12 या डेल R21 भी लिख सकते हो। यदि Q1 आवेश है Q2 पर कार्यरत है तो इसमें जो बल का मान है F21 होगा भाई। यदि आवेश Q1 है Q2 पर कार्यरत है तो बल का मान होगा F21 होगा। यदि आवेश Q2 है Q1 पर कार्यरत है तो इसमें जो बल का मान है वो F12 होगा। ये दोनों होंगे। अभी अपन ने ये बता दिया निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र में क्योंकि ये तो आवेश है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करता ही नहीं है, परंतु सुविधा के अनुसार मैंने बता दिया कि निर्देश तंत्र में दो आवेश दे रखा है Q1 और Q2 उपस्थित है। मूल बिंदु से आवेशों का स्थिति सदिश R1 और R2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है डेल्टा R12 या डेल्टा R21 है। यह तो हो गया इसका चित्र का मैंने वर्णन बता दिया। अब इसको मैं लिखते हो तो मैंने इसका वर्णन बता दिया चित्र के अनुसार, चित्रानुसार माना कि निर्देश तंत्र में दो आवेश Q1 व Q2 उपस्थित है। आवेशों का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 सदिश R2 सदिश है। Q1 व Q2 आवेशों के बीच की दूरी डेल्टा R12 या डेल्टा R21 है। ये तो हो गया चित्र का वर्णन जो अपन को करना है, कोई रटना नहीं है। जो चित्र दे रखा है चित्र को अपन को समझना है। पहले चित्र यदि सही आ रहा है तुम्हारे को तो अपन आराम से इसका वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, रटने के बाद में वापस भूल जाओगे। तो केवल अपन को चित्र को अच्छी तरह समझना है। चित्र समझ में आ गया तो आगे उसका वर्णन भी हो जाएगा और डेरिवेशन भी हो जाएगी। तो वर्णन है निर्देश तंत्र में दो आवेश Q1 और Q2 है। मूल बिंदु से इनका स्थिति सदिश R1 और क्या है R2 है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी डेल्टा R12 या डेल्टा R21 होगी। अब आगे है, ये तो हो गया चित्र का वर्णन। अब इसमें आगे दे रखा है कि अपन को है कि Q1 आवेश कूलाम के नियम से ही उसको प्रूव करना है अपने को। तो अपन दे रखा है कि यदि Q1 आवेश Q2 पर कार्यरत हो तो कूलाम नियम से कूलाम बल, ये लाइन लिखनी है अपने को
Q1 आवेश Q2 पर कार्यरत हो तो कूलाम नियम से कूलाम बल का मान F किसके ऊपर है, 21 के ऊपर। तो ये F21 बराबर के Q1 Q2 बटे हुए क्या था R स्क्वायर, पहले क्या आ रहा था 2, तो ये Q2 कर दूं मैं, बाद में Q1 बटे हुए बीच की दूरी होगी डेल्टा R21, इसी के अनुसार अपन को बता दें, परंतु ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसका मापांक का क्या कर दिया स्क्वायर। F12 के Q2, क्योंकि पहले 2 आ रहा है, 2 के ऊपर कार्यरत है तो 2 लिखोगे, के Q2 Q1 बटे दोनों के बीच की दूरी दे रखी है डेल्टा R21, ये मापांक का स्क्वायर करोगे क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो ये अब इसको अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई F21 बराबर के, क्योंकि ये दोनों राशि गुणा में है तो Q1 Q2 बटे वे मापांक, क्योंकि पहले 2 आ रहा है बाद में 1 आ रहा है, तो R2 माइनस के R1 का मापांक का क्या कर दिया स्क्वायर। वैसे इसकी दिशा भी होती है, क्योंकि एक बल होता है सदिश बल होती है एक सदिश राशि, तो दिशा भी यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा R21 का केप भी लिख सकता हूं भाई, ये भी, पर तो एकांक दिशा के अनुसार इसको हटा भी दो तो ऐसा कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि ये राशि एकांक सदिश बता रहा है, एकांक एकांक मतलब एक, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, साधारण रूप से ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो F21 बराबर के Q1 Q2 बटे हुए हो गया। अब तुम्हारे पास में दूसरी स्टेप में इसी प्रकार से लिख सकता हूं, इसी प्रकार से Q2 आवेश Q1 पर कार्यरत हो तो पहले क्या था Q1 आवेश Q2 पर था, अब Q2 आवेश किसके ऊपर है Q1 पर है, तो मैं F12 बराबर के Q1 Q2 बटे वे R1 माइनस के क्या हो गया R2, क्यों मैंने इसी प्रकार से लिखा, इस सूत्र में 2 और 1 आ रहा है तो पहले 2 और 1 कर दिया, अब मैं इसी प्रकार का मतलब ऊपर वाले को देख देख के नीचे वाले को अपन प्रूव कर सकते हैं, तो R1 माइनस R2 का क्या कर दिया स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। ये अब देखो सदिश रूप से अपन सदिश रूप से उसको मैं ये F समीकरण 1 और 2 से देखो, ये R2 माइनस R1 R1 माइनस R2, यदि मैं सदिश रूप से मैं F12 है क्यों दिशा है, यदि मैं F21 करना चाह रहा हूं दिशा के रूप में, तो यहां दिशा क्या हो जाएगी, ए बल है एक किसके ऊपर है 2 और 2 किसके ऊपर है 1 पर, तो विपरीत हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यह समीकरण दे रखी है, ये तो दोनों बराबर है परंतु दिशा में क्या हो जाएगा ये विपरीत हो जाएगा। तो अब ये बता सकते सदिश रूप में F12 क्योंकि बल होता है एक सदिश राशि होगी, तो F12 को 21 करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा दिशा विपरीत होने के कारण यहां पर माइनस चिन्ह आया, पर बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, ऊपर वाले अंश वाली राशि तो सर बराबर है परंतु हर वाली राशि कैसे बराबर हुई, R2 माइनस R1 दे रखा है और R1 माइनस R2। अब समझने के लिए यहां देखो, इसकी दूरी तो दे रखी है तुम्हारे पास, मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी दूरी, तो R2 का मान तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मान रहे अपन 20 सेंटीमीटर, और इसका R1 का मान लो 15 सेंटीमीटर है क्यों ये ज्यादा दूरी दे रखी है ये कम दूरी दे रखी है, तो इसी के अनुसार मैंने मान ली। अब देखना यहाँ पे यदि ये चीज दे रहे हैं अलग से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, यहां R2 की जगह मैंने 20 रख दिया, R1 की जगह मैंने 15 रख दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे साइड से अलग से बता रहा हूं मैं मापांक का, R2 माइनस R1 का मापांक का स्क्वायर है, तो यहां पर मैंने 20 माइनस 15 दे दिया स्क्वायर, तो 20 में से 15 गया 5 बच गया, 5 का स्क्वायर कर दिया, क्यों मापांक की विशेषता होगी, यदि मापांक के अंदर केवल मापांक के अंदर यदि प्लस राशि है तो मापांक से बाहर निकालोगे तो प्लस ही राशि रहेगी, और यदि मापांक के अंदर माइनस राशि दे रखी है और उसको बाहर निकालोगे तो प्लस राशि हो जाएगी। यदि प्लस मापांक के अंदर प्लस राशि है तो मापांक को खोलोगे या मापांक से बाहर निकालोगे राशि तो प्लस होगी, और यदि माइनस दे रखी है तो बाहर निकालोगे मापांक से तो प्लस होगी, तो यहां पर 5 का क्या हो गया स्क्वायर, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 25 ही होगा। अब यहां पर मैं पलट के ले रहा हूं, जैसे R1 माइनस R2
का क्या होगा स्क्वायर। तो R1 की जगह मैंने 15 रख दिया, R2 की जगह मैंने 20 रख दिया का स्क्वायर। अब ये 15 में से माइनस के 20 गए, 15 में से 15 माइनस 20, तो 15 में से माइनस 20 गए तो -5 का क्या होगा स्क्वायर। मैंने कहा भाई माइनस चिन्ह मापांक से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +5 का क्या हो गया स्क्वायर। तो होगा कितना भाई 25 ही तो होगा। तो इसमें हर का मान, इसमें भी 25 हो रहा है, इसमें भी 25 हो रहा है। अंश पहले से बराबर था, अब हर भी बराबर हो गया। क्यों, मापांक के अंदर कोई भी राशि माइनस में होगी तो बाहर निकलने पर क्या हो जाएगी, वो प्लस राशि हो जाएगी। तो दोनों का मान 25-25 हो गया। तो ये अपना कंफ्यूज था वो दूर हो गया। अब इस सूत्र के अनुसार इसका मान लिखोगे तो F12 का मान रखोगे, F21 का मान रखोगे। अब अपन यहां से इसको परिभाषा, इसका वर्णन करना है सबके लास्ट के अंदर कि बल परिमाण में तो बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, परिमाण में बराबर है। बल F12 बल परिमाण में तो बराबर है, परंतु दिशा में क्या है तुम्हारे पास में विपरीत है। तो भी यहां लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ज्ञात होता है कि बल परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा से विपरीत है, दिशा से क्या है विपरीत है। समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि बल परिमाण में तो समान है परंतु दिशा से क्या है विपरीत है, दिशा में क्या है विपरीत है। यहां पर क्या आ गया माइनस चिन्ह आ गया सर। तो ये अपन के लास्ट के अंदर वर्णन कर लिया। ये लिखने के बाद में अपन को ज्ञात हो जाएगा कि कूलाम नियम से बल का मान तो क्या होगा बराबर होगा परंतु दिशा में क्या होगा वो विपरीत होगा। तो ये टॉपिक आ गया अपना पूरा। इससे अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में लेंगे और इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना।